नमस्कार। मैं अजय। जब तक इसी लोकसभा चुनाव की हर पार्टी की टिकट नहीं बंटती तब तक नेताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर और वोट देने वालों के अंदर कोई ललक या चचाहट दिखती नहीं है, क्योंकि अभी तक सभी सौदा असमंजस में है। लेकिन बस हमें जाओ, खड़ो हो प्लीज, आओ बड़े। तो सभी चीज असमंजस में है कि क्या होगा, किस तरह होगा। और जिस प्रकार की पहले चरण की वोटिंग जो लेट हुई, पहले चरण की वोटिंग जो कम हुई, वो भी कहीं ना कहीं कि सोचने वाली, चिंता वाली बात है इस देश के अंदर कि पहले चरण के अंदर जिस प्रकार से वोटिंग घटी है उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है इस लोकतंत्र को। तो जी प्रशासन सचेत है भाई, ये है चुनाव का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व यही है। लेकिन जी अगर आजा भैया बिना बोला आपको नहीं होगा क्या ना, तो फिर से जब तक टिकट नहीं बटती हम जाने आने में बस ये है कि बावड़े हो रहे। हाँ, क्योंकि इस किसान खेत के अंदर है ये। अब ये शहरों के अंदर कुछ पार्क बचे हैं सब, अब यहीं पे लोग मिल जाते हैं, पूरे शहर के घूमने वाले आते हैं। सारा दिन माथा पच्ची करके माइंड फ्रेश करने के लिए 5 मिनट समय निकाल के आप लोग सभी आया करें, क्योंकि पार्क में आना एक अच्छी बात होती है, एक अच्छी हॉबी होती है। बच्चों को लेके आया करें ताकि बच्चों को भी कुछ अच्छा मिले और कोई अच्छे माहौल के अंदर वो 2 मिनट का वक्त गुजारने का काम करे। क्योंकि आज के दिन को चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई हो, वो तो फोनों पे, सोशल मीडिया पे उलझे बैठे हैं। बस किस तरह भी कोई काम नहीं है। आज सारे व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ के ज्ञानी, अर्थशास्त्री, पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं। लेकिन वास्तवता में ये है कि घर का ज्ञान नहीं हुआ है और वो अर्थशास्त्री बन के आज व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पढ़ के वो पता नहीं ज्ञान बांट रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरा काम तो मंथन करना है, तो इन टिकटों से कितना नुकसान किसको हो रहा, क्या सोच रही पब्लिक शहर की, किस प्रकार के अब की बार लोगों के वोट देने के मायने रहेंगे, या पहले चरण में जिस प्रकार से वोटिंग कम हुई है उसी प्रकार से ये युवा क्या सोचते हैं अब की बार जो वोटिंग होगी कि 6-7 चरण में सर वोटिंग होनी सर, उसके बारे में अगर कम होगी तो क्या डाउन अप होगा, किस तरह से बातें बनेगी, तो मैं जानने का काम करूंगा। आपको नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया बिल्कुल। सर का वोटर का क्या मन रहेगा? देखो, वोटर का यही है कि अगर लोग सोचें, तो अगर आप नॉलेज के बारे में सोचो तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट के अंदर ना लोग वोट दें 3 चीज़ों के ऊपर। शिक्षा के ऊपर दे दो आप, जो जरूरी है, हेल्थ के ऊपर आप, और रोजगार के ऊपर। रोजगार इन 3 चीज़ों के बारे में अगर आप सोचोगे तो अच्छा रहेगा। चाहे वो नेता हो चाहे वो आदमी हो, सभी हो, सबके बारे में यही है। कोई पॉलिटिक्स हो या कुछ हो, अगर अगर आप 3 मुद्दों पर दोगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आप जाति पे, और मेरा भाई उठ रखा है इस पे, और या आप किसी धर्म पे अगर वोट दे रहे होगे तो फिर आप मूर्ख हो। इससे बड़ी मूर्खता कहीं नहीं। और आज के दिन वोटिंग आपको पता है किस चीज की चल रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि आप हमसे ज्यादा जानते हो, मार्केट में रहते हो, हम फिर भी इतना मार्केट में नहीं रहते। तो कनेक्टिविटी इस मार्केट का क्या तो असर हो रहा आम वोटर के ऊपर, और क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव के ऊपर? देखो, एक ही चीज है प्रभाव, एक ही चीज का अभी मार्केट के ऊपर चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि अपना हरियाणा से ही लगा लेते हैं। वैसे हरियाणा की वोटिंग भी नहीं है क्योंकि वो बड़े लेवल की है, तो इंडिया लेवल की है, तो हम हरियाणा पे भी नहीं लेके चलेंगे, पूरे इंडिया पे लेके चलेंगे। अभी जो वोटिंग जो चल रही है ना तो एजुकेशन पे चल रही है, और ना हेल्थ पे चल रही है, और ना रोजगार पे चल रही है। बस अभी जो भी चीजें चल रही है ना मार्केट के अंदर, वो एक ही चीज पे चल रही है। जितनी भी वो चल रही है, या तो धर्म पे या जाति पे, इन्हीं पे वोट मांगे जा रहे हैं, इन्हीं पे चीजें हो रही है। तो इस पे जो आने वाले वोटर का क्या मन बन सकता है, और एक आने वाला वोटर किस अवस्था में वोट डालने का काम करेगा? या जाति धर्म में बट के वोट डालने का काम करेगा, या फिर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार के ऊपर सोच के मंथन करके वोट डालने का काम करेगा? क्योंकि चुनाव तो बड़े 6-7 चरण में है चुनाव तो। देखो, एक ही चीज है, लोग आज शिक्षा, जो एजुकेटेड लोग हैं वो वोट नहीं दे पा रहे हैं एक्चुअल में, आप देखोगे। और जो वोट दे पा रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं है, आप नोटिस करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। आप केरल को उठाओ, वहाँ पे वोटिंग भी सबसे अच्छी होती है, पर आप दिल्ली को उठा लो, एजुकेटेड लोग हैं पर टाइम नहीं है तो वोटिंग नहीं होती है। तो जो एजुकेटेड है ना वो वोट नहीं दे रहे हैं, और जो पढ़े लिखे जो अनपढ़ लोग हैं वो वोट दे रहे हैं, वो जाति धर्म पे दे रहे हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आते हैं वो जाति धर्म में उलझे हुए हैं, वो उसी में उलझे हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर? जैसे अभी मंदिर में आजकल के जितने भी वोटर है ना, वो लगभग इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, क्योंकि पीछे वाले जो प्रथाएं चली आ रही थी उन्हीं चीजों को लोग देख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हमें क्या देखना चाहिए, ज्यादातर चीजें ठीक है,
एक तो युवा को तो ये देखना चाहिए पहले तो भी रोजगार कौन सी सरकार दे रही है आपको, ठीक है। एक पारदर्शिता दे रही है, नहीं दे रही है, ठीक है। आपके शहर के अंदर कितना विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और कुछ सरकार ने ऐसे सिस्टम बना दिए जिससे हर नागरिक जो है ना एक सामंजस्य की लड़ाई लड़ रहा है अपना अपना, ठीक है। जैसे भिवानी की हम बात करें, ठीक है, अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। किसको वोट दे, ठीक है। एक उसके व्यक्तित्व को देख के वोट दिया जाता है, ठीक है। उसके क्यों कार्यों को देख के वोट दिया जाता है। वो चीजें अभी हमारे दिमाग में बनी नहीं पा रही कि ऐसा हम- नहीं है वकील साहब, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि धर्म जाति ये वोटर में कभी है भी हो जाए जो आपकी सोच बदल दे आने वाले वक्त में कांग्रेस की टिकट न बटना, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का फिर से ये बैकफुट कदम ना बन जाए। देखो सरकार हर पैतरे से अपने सिस्टम बनाना चाहती है, हर बार करती है ऐसी, ठीक है। और हमेशा ही ऐसा होता भी रहा है। अब भी चीजें ऐसी डाल दी, ओबीसी का समीकरण बना लिया, जाट को पाट दिया, इस तरीके के पैतरे लेके आती है, ठीक है। अगर आज की हम बात करें ना, देखिए पढ़े लिखे हैं मान लीजिए, ठीक है। और पढ़े लिखे लोग क्या चाहते हैं ज्यादातर भाई, ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ बन के क्या आए। इसका खामियाजा किस कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है ये टिकट में लेट करके देरी करके, क्या मानते हैं? बिल्कुल भुगतना 10 पड़ेगा इसको, क्योंकि अब तक के वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं आई है कि आने वाली जो कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी इसमें हमारा नॉमिनेशन होगा किसको, कौन आएगा, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा युवा वर्ग से उठ के आ जाए, वो हमारा पसंदीदा हो सकता है हमारे शहर को आगे लेके चले। वेट कर रहा, यानी चर्चा में है कि कब टिकट बंटवारा हो, कौन नॉमिनेट हो, तो हम देखें क्या वोटिंग करें। ये बात जी जी बिल्कुल, इसका नुकसान तो हो सकता है, हो सकता है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी लग रही है, नुकसान हो ठीक सकता है। है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप युवा है, क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं ये जो वोट की जो राजनीति है ना, और ये जो पक्षपात में जो बीजेपी ने खुले बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस जो चाह रही है, वो एक तो इस चीज से बिल्कुल छुआछूत से बिल्कुल हटके है। दूसरी बात ये जो बीजेपी वाले हैं, इनने तो एक एजेंडा बना रखा है कि भाई मतलब धर्म के ऊपर बांट दिया, जड़ा जिसकी बेल्ट ज्यादा होगी इनका रोड़ा करा दिया, उड़ा पक्षपात में कर दिया और वोटर। फिर दूसरी बात ये जो मशीन है ना, इसके ऊपर लोगों का कोई विश्वास नहीं रहा है। ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो भी होने चाहिए, हमारी पर्ची से ही वोट होना चाहिए। तो ये क्लियर कर रखा है, जैसे हम दुकान से कोई फोन ले, वहाँ हमारा फोन हमारे पास है, उस फोन को मतलब कंप्लीट करके देते हैं। लेकिन अगर लोग जो बैठे हैं करने वाले, उसमें तो सारे अकाउंट उसके सील करके सब कुछ उड़ा देते हैं, तो मशीन में क्यों नहीं होगा? हम इस चीज को मानते हैं। जिस बात से गुजरात में हुआ है 2 दिन पहले जीत दर्ज की है, तो इसको आप कहाँ देखते हैं? देखो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप चाहे गुजरात को लगा लो या कहीं पे लगा लो, आप या जहाँ पे बीजेपी जीती है, तो देखो घुमा फिरा के ना आप एक ही नोटिस पे घूमोगे कि मार्केट में जहाँ पे पोर्टफोलियो बता कुछ रहा है, रिजल्ट कुछ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कहाँ पे है, क्योंकि सबको पता है कहाँ पे मार्केट में। तो अब की बार का वोटर निगाह रखेगा। देखो जरूरी है, नहीं रखेगा तो फिर हम वही चीजें झेल रहे होंगे मार्केट के ऊपर। आज भी झेल रहे हैं हम। आपको पता है कि आज ना व्हाट्सएप के आप ऊपर चले जाओ, आप कोई कमेंट कर, मैं गुजरात में गया तो किसान आंदोलन चला ना, तो वहां के लोगों की जो वो चल रही थी ना बातचीत, तो वो बोल रहे थे कि हम ट्वीट भी नहीं कर सकते या कहीं पे कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कमेंट करते ही हमारे पास पुलिस आ जाएगी। अगर मैंने किसान आंदोलन पे कुछ भी डाल दिया तो मेरे पास बाकायदा चीजें मेरे घर पे आ जाएंगी। और आपको भी पता चला होगा कि जितने भी किसान आंदोलन चला है या कुछ भी चला है, उसमें जितने भी व्हाट्सएप वाले लोग हैं या उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है, जितने भी जिनके यूट्यूब पे थे क्रिएटर, जिन्होंने इनके खिलाफ बोला और किसान के हित में बोला, तो उनका बैन कर दिया गया है। वो आज तक अकाउंट नहीं खुले। इंस्टाग्राम या लगा लो, आप ट्विटर लगा लो, इन्होंने बाकायदा ये चीज लिखी है कि भाई ये जो सरकार कर रही है ना, ये हम बोल सकते हैं कि इंसानियत नहीं है। ये बोलते हैं ना, इंसानियत नहीं है ये। जी बताओ अजय जी, क्या कहेंगे सर? एमपी कैसा हो, और जिस प्रकार से चुनाव तो एंड में है अपने तो कितना फायदा भाजपा को मिल पाएगा, क्या कांग्रेस इसमें हासिल कर पाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है 10 साल से। अगर कोई बेसिकली हम जहाँ खड़े हैं, अगर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से लड़ रहे हैं, तो वहाँ मोदी जी का मुद्दा होना चाहिए। हमारे यहाँ जहाँ के एमपी हैं, वो एमपी का मुद्दा वहाँ होना चाहिए कि उस पूरे एमपी तो मोदी का फार्म पे भरे बैठे हैं। मोदी इसलिए वो पिछली बार का उनका जो वहम है ना कि पीएम ही एमपी बनाएंगे, अच्छा उल्टा चक्कर है। तो अब की बार आप देखना, एमपी पीएम बनाएंगे, अब की बार उल्टा सिस्टम होगा। उल्टा सिस्टम होगा। पिछली बार ये था कि पीएम एमपी बनाएगा, ये था ना,
और अब की बार का है एमपी पीएम बनाएंगे। ये ऐसा है 5 साल हमने जिसको नॉमिनेट किया है, हम तो उसी का स्कोर कार्ड देखेंगे ना। हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो हम 10th वाले का थोड़ी देखेंगे 10th वाले ने क्या किया है। हमने तो फर्स्ट का देखना है, उसका कैसा रिजल्ट है। 400 पार का जो नारा है, ये 400 पार का नारा क्या मैसेज दे रहा फिर समाज इस लोकतंत्र के अंदर? ऊपर एमपी का डिसाइड होता है। एक बात देखिए, अब यहाँ 75 पार का नारा था, अगर 75 पार नहीं कहते तो यहाँ 40 सीट थोड़ी आती थी। इन लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। इनको तो जुमलों में बैटिंग करने सीख चुके हैं, तो जो जुमले फेंको बैटिंग कर लो। देखो जी, ऐसा है 2 ही आदमी देश को चला रहे हैं, तीसरे आदमी को कोई मुख्यमंत्री तक कोई ये कंफर्मेशन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है। प्लस अब ये ओबीसी चेहरे के ऊपर दांव लगा रहे हैं। अब 3 महीने में मान लो क्या कर सकता है। जब इन्होंने जैसे मुद्दा नौकरी का है, इसलिए पिछली बार जो 5 साल थे वो इनसे बहुत ज्यादा बेहतर थे रोजगार के मामले में। अब आप ये देखो, सीटी के मुद्दे पर रूज आगे रख रखा है सरकार ने, किसकी कमी है? लेकिन पकड़ो तलना भी रोजगार बता दिया। सबसे मुद्दा है युवा का। तो बताऊं सर, गाँव के अंदर कौशल योजना के तहत जो ठेकेदारी एक किस्म की वो ठेकेदारी प्रथा ही है, लेकिन उसको भी लोग नौकरी मान बैठे गाँव के अंदर। रोजगार मान लिया लोगों ने। नौकरी मानते हैं सर, वही काम मान लिया, नौकरी मानते हैं। नहीं, कौशल रोजगार का जहां तक से उससे बताओ कहाँ संतुष्टि है। उसके अंदर कभी स्कोर कार्ड नहीं डलता, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड की लिस्ट नहीं डलती कि कितने बच्चा किस कैटेगरी का कब सिलेक्ट हुआ है। दूसरी बात है एचएसएससी के ऊपर आओ आप, अब इन्होंने सीईटी किया था, सीईटी के बाद बताओ सीईटी के बेस पर कितनी नौकरियां दी इन्होंने। सही बात है। ये है ना जी बात। सी और डी का ज्यादा मुद्दा, तो सी और डी की नौकरी का ज्यादा। तो गांव में वो है कि हमारे गांव में 100 लाख के, हमारे गांव में 150 लाख के, हमारे गांव में 500 लाख के, उसका क्यों सौदा? देखो कौशल इसमें क्या है जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, हाँ, ठीक है। जैसे सेंटर की सबसे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, वो यूपीएससी है, और यूपीएससी जब भर्ती करती है उसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं होता। देखिए, ठीक है, अपने जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसकी एचएससी की बात करें हम, ठीक है, वो भर्ती नहीं करती, सीएम भर्ती करता है। सीएम भर्ती करता है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अंदर लिखा होता है एलिजिबिलिटी, मीन्स यू आर क्वालिफाइड 10th या +2 पास, ठीक है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जाने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस डालती है, उसमें कहता है कि नहीं, हमने 10वीं पास नहीं चाहिए, हमें तो BA पास चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पहले जब रिक्रूटमेंट निकाला उस समय सारी चीजें, कंडीशन जो भी उसकी एलिजिबिलिटी थी वो डालनी चाहिए थी उसके अंदर। दी जाती फार्म के अंदर। तो बहुत सी भर्तियों के अंदर ऐसा ही कुछ न कुछ सिस्टम जो पैतरा बैठा रखा है, इसका मेन मोटो ये है कि भर्ती नहीं करनी इनको, भर्ती नहीं करनी। जैसे सीईटी का जो बात है, सीईटी की उसमें अनरिजर्व और रिजर्व का एक पैमाना कर दिया सरकार ने। 38 नंबर का जैसे ईडब्ल्यूएस अदर कैटेगरी को पास मान, जब एक कैंडिडेट को आपने क्वालिफाइड कर दिया तो उसको आप मेन में बैठने का मौका दो। अगर आपने उसमें मेरिटोरियस से ही पेपर दिलाना था, जैसे 4 टाइम्स का जो भी था इनके, तो उसमें उसी के हिसाब से उनको क्वालिफाई करना था, नहीं तो नॉट क्वालिफाई करना था। ये खुद चाहते हैं कि भर्ती नहीं हो। जिस प्रकार से 400 पार का डंका है, मुझे थोड़ा वो भी समझाओ प्लीज। डंका 400 पार का, वो 800 पार का जो मामला है ना, देखो, जुमला अगर नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। वो कहावत है ना कि बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि आप बड़ा सपना रखो, छोटा तो मिलेगा। तो वही रहा था पिछले। ये तो देश को मोटिवेशन कर रहे हैं। मोटिवेशन वो अपने को, वो कहावत है ना, अपने को मोटिवेशनल जरूरी है। तो उनको ज्यादा मोटिवेशनल अभी जरूरी है इस चीज के लिए। अगर वो बोल देंगे कि हम 30 सीट आने वाली है तो लड़ने वाले ही नहीं है। अब वो बोलेंगे 400 पार आएगी तो लड़ेंगे। और मैं ये कहूंगा कि जब तक आप कच्ची रोटी और पक्की रोटी रखोगे, जब तक ये सरकार चलेगी। नहीं तो एक दिन वो तानाशाही शासन आ जाएगा ना, वो हमने अभी भी झेला है। हमने इस दौर में झेला, किसान आंदोलन लगा लो या हम पहलवानों के बारे में लगा लो, कहीं उठा लो आप मार्केट में जो चीजें चली है, तो वो रहेगा। तो युवा मानने लग चुका कि जो शासन हमने 10 साल झेला है वो तानाशाही की तरफ था, तानाशाही की है। आप डायरेक्ट में कुछ नहीं बोल सकते मार्केट के अंदर, क्योंकि इन्होंने बताया। हाँ जी, मार्केट में अगर आप बोलोगे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आप केजरीवाल को उठा लो, बोलने वाले थे, कहाँ है अब? जेल में। तो ऐसा है आज ना, मार्केट में आप देखोगे इस सरकार में से बाहर है तो वो क्या है, फ्रॉड है, गद्दार है, चीज है। और इसमें जाते ही वो पवित्र हो जाता, गंगा जल छिड़क के। अब ये पता नहीं है ये गंगा है या इस इनसे बाहर आने के बाद पाप करने लग जाते हैं लोग। सर ये बात तो करनी पड़ेगी। 2014 का चुनाव देखा मैंने, 19 का चुनाव भी देखा मैंने, तो मैंने 24 का चुनाव भी देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से 2 बार वोट डाले गए थे मोदी जी के नाम पे है, भाजपा के नाम पे है, वो पट्टी बांध कर डाले जा रहे थे, आंखों पे नहीं, पट्टी बांध के मोदी मोदी। अब की बार का जो मुद्दा होगा, एक बोल रहे सरकार के, जैसे हरियाणा की मैं जब तक बात करूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे 10 साल शासन किया,
उसमें हर वर्ग खुश था, कोई भी वर्ग ले लो, हर वर्ग खुशी था। और जितने रोजगार के मामले बता रहे हैं ना, वो मैंने आपको बताई अभी कि 5 साल में इन्होंने क्या किया है, और उनके 10 साल देख लो आप उठा के। जी नमस्कार, क्या नाम है सर? संदीप नाम सर। तो अब की बार का वोटर का क्या मुद्दा रहेगा, किस प्रकार की बात रहेगी? वोटर का मुद्दा तो भाई साहब सबसे बड़ा तो देश में बेरोजगारी और महंगाई है। सही बात है। 10 साल में सरकार ने कमर तोड़ दी है बिल्कुल। आम आदमी को तो मतलब एक टाइम का खाना खाना मुश्किल हो चुका है। और दूसरा तो ये अग्निवीर योजना लागू किया ना, पहले आप देखते थे सुबह जवान बच्चे सड़कों पे कितनी मेहनत करते थे, अब आपको एक नहीं दिखाई देता। तो महंगाई और बेरोजगारी पे वोट पड़ेंगे भाई साहब। धर्म और जाति के नाम पर अब की बार वोट पड़ेंगे नहीं, कोई बांट नहीं पाएगा। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, युवा देश का इसमें बिल्कुल। ठीक है सर, सरकार एक देश का जो इसको ग्राम में बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका शहर तो आपका जिला तो और जिलों से 20-25 साल पिछड़ा हुआ है, तो आपको तो ग्रामीण कह सकता हूँ। तो ग्रामीण के लोग इस तरह बात करो, सरकार दावा करी 400 पार का। सरकार ने तो हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था पिछले जो असेंबली का इलेक्शन था, 40 सीटें आई थी भाई साहब। हाँ, तो वही है 400 पार कह के ये मुद्दों से भटका रही है जनता को, ताकि ये सोचे थे इसका तो वो आनी है, फुल मेजोरिटी वोट दे दो, यही बात और कुछ नहीं है। लेकिन आपकी बार जनता मुद्दों से भटकने बजाय नहीं सवाल जवाब करेगी सर। पहला जैसे ये राजस्थान में हुआ है और जगह हुआ है पहला फेज का चुनाव, इसमें धर्म के और इनके नाम पे वोट पड़े ही नहीं, लोगों ने मुद्दों पे वोट दिए। बिल्कुल, ये अब की बार का फायदा होगा लोकतंत्र को। आपकी बार अच्छा इलेक्शन होगा, मतलब टफ फाइट होगी दोनों कांग्रेस में और बीजेपी में। किस प्रकार से देश के अंदर वोटिंग घटी है पहले चरण की, तो उसके ऊपर क्या देखते हैं आप, किस प्रकार सोचते हैं? उदासीन है सर वोटर, हाँ? उदासीन है सर वोटर। हाँ बिल्कुल, उदासीन का कारण उसका सबसे बड़ा कारण ये है जी, लोग को पता है कि लोगों की बता रहे हैं हम, जो रिपोर्ट है कि हम वोट किसी को भी दें, वोट मोदी जी को जाएगा। अच्छा, क्लियर है तो। ये सबसे बड़ी बात, ये क्यों नहीं करे, इसका बहिष्कार होना चाहिए। हम तो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि चुनाव ही नहीं मत कराओ, एक साल राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। पहले भी तो चुनाव होते थे। हाँ, जहाँ सेंसिटिव एरिया है चलो वहाँ मान लो, वहाँ करा दो आप। उसके अलावा तो देश में अब भिवानी है, पूरी शांति हरियाणा, क्या दिक्कत है यहाँ बताओ? पूरी संतुष्टि तो होनी चाहिए ना उस आदमी को। आप क्या सर, ये 7 फेस में इसीलिए करवा ताकि ये लगे पहले फेस में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो अगले नंबर यानी हर चरण में सरकार को पता चलता रहे कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे जोल है, इसलिए हम सुधार करते रहे। रियलिटी तो ये बना दिया जय जी कि अब वोट डालने का मन ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति पैदा होगी है। देखिए, बिल्कुल डालना चाहिए, हम कहते हैं वोट डालिए, ठीक है, लेकिन स्थिति जो बन रही है ना, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी, मान लीजिए जैसे भाई साहब ने अभी बताया, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग था वो भी असंतुष्ट हो गया है, और सबसे मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का हो गया है, और यही जो मुद्दा बन के आएगा ना अब की बार, इनकी सारी नींद उड़ा दे। नींद उड़ा देगा। पापाओं को मैंने यहाँ पे घेर दिया, बच्चे को बैठ लेके खड़े है, कोई बच्चा नीचे बैठ गया, बेटे जी खड़ी हो ले, जाओ घूमे आओ। और आपसे चैनल के माध्यम से आपको अपील भी करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मतदान करें, तो मतदान सभी को करना चाहिए, बिल्कुल करना यानी अपने घर से जरूर निकले। बिल्कुल निकले। थैंक यू सर, थैंक यू। देख ले, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी कक्षा में। अच्छा, ये बैट कहाँ से लाया था? आज बैट बॉल खेलने लगा है क्या? खेल के आयो? हाँ। खेल के आयो? बच्चा आप भी खेल के आयो? बच्चा क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। आप पढ़ते बेटा? कौन सी कक्षा में बेटे? 11th। मुझे बड़ा होकर क्रिकेटर बनना था। हाँ हाँ, कौन सा बनेगा बेटा, बता क्रिकेटर कौन सा बनेगा? क्या मैं तेंदुलकर? हाँ मेरा बच्चा, शाबाश। तेंदुलकर जैसे सारे सपने देखना चाहिए बच्चों को।